नमस्कार, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। और ऐसा ही कुछ हुआ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के साथ, जिसको लेकर कई सालों तक तैयारियां चल रही थी। लेकिन 4 साल बाद इस बिल में इतनी खामियां निकली कि सरकार ने इस डाटा बिल को ही टाटा कह दिया है और अब नए सिरे से इस बिल को लाया जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पहले समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में, फिर इस बात पर आगे डिस्कशन करेंगे। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for protection of the privacy of individuals relating to their personal data. 11 दिसंबर 2019 बड़े जोश के साथ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तत्कालीन केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में पेश किया था। मकसद था उपभोक्ताओं के निजी डेटा को सुरक्षित किया जाए। वैसे तो भारत के लिए एक डेटा सुरक्षा कानून की तैयारी साल 2018 में ही शुरू कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी ने इस विधेयक का ड्राफ्ट बनाया था। इसमें पर्सनल डेटा को 3 तरह से बांटा गया था। सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जिसमें हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फाइनेंसेस जैसी चीजें थे। दूसरा क्रिटिकल पर्सनल डेटा, जिसकी परिभाषा सरकार को तय करनी थी। और तीसरा बेसिक पर्सनल डेटा। कई कमेटियों ने इस विधेयक को परखा भी, यहाँ तक कि संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक की समीक्षा भी की। जेपीसी ने 78 बैठकें की, 184 घंटे और 20 मिनट लिए और समिति ने 6 बार एक्सटेंशन भी लिया, जिसके बाद दिसंबर 2021 में जेपीसी की ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। लेकिन 4 साल की इस मेहनत के बाद इस बिल में 99 पॉइंट्स में से जेपीसी ने 81 संशोधनों का सुझाव दिया है। साथ ही 12 सिफारिशें भी की है, यानी कि पूरा ही डेटा बिल एक तरह से खारिज कर दिया गया, जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अब इस बिल को वापस लेना पड़ा। प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। जब ये बिल पेश हुआ था तभी से इस पर बवाल होना शुरू हो गया था। इस बिल को लेकर कांग्रेस और टीएमसी ने भी सवाल खड़े किए थे। उनके मुताबिक डेटा गोपनीयता कानून इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जिस वजह से बिल जेपीसी में भेजा गया। The report recommended 81 amendments in a bill which was of 99 sections. It was practically rewriting the entire bill. Then apart from those amendments, there were some very major, about 12 major other suggestions which were there from the committee. So to make sure that we do a very good comprehensive bill, it was important to withdraw the old bill and very soon we'll be coming out with a new bill. देखिए, मुझे ऐसा लगता है बिल को टेबल करने के पहले अगर किसी भी विधेयक का अध्ययन कर लिया जाए और सभी दलों की सहमति सुनिश्चित की जाए तो अनावश्यक टकराव या बिल की वापसी जैसी समस्याओं से ट्रेजरी बेंच बचेगी। इस बिल में कई नफा नुकसान थे। जैसे बिल की अच्छी बातें थी कि संवेदनशील पर्सनल डेटा को देश में स्टोर किया जाना चाहिए। डेटा फिड्यूशरीज की निगरानी के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बने। जिस कंपनी से डेटा लीक हो उस पर तगड़ा जुर्माना लगे, जिसको लेकर गूगल, फेसबुक जैसे बड़ी टेक कंपनियों, निजता और सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि इन कंपनियों को भारतीय कंज्यूमर्स के डेटा की एक कॉपी भारत में स्टोर करनी होती और भारत से अहम निजी डेटा ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक का भी प्रावधान था। वहीं बिल में आपत्तियां भी काफी थी, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों के पर्सनल डेटा तक पहुंच बनाने का बड़ा अधिकार मिलता। कुछ परिस्थितियों में बिना अनुमति डेटा प्रोसेसिंग का प्रावधान था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था। वही अब नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार नया कानून संसद में रखने से पहले व्यापक जन परामर्श करेगी और सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नए विधेयकों को ला सकती है। आखिर जो विधेयक 4 साल बाद आया तो सिरे से खारिज हो गया, तो 4 महीने में कैसे एक नया मजबूत बिल आ सकता है? नया डेटा प्रोटेक्शन बिल कैसा होना चाहिए, अब सारी बहस इन्हीं पॉइंट्स पर आकर टिक गई है। ईटी नाउ स्वदेश। आखिर इस विधेयक में क्या खामियां थी
4 साल तक ये क्यों लटका रहा और इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया और सरकार ने आखिरी में इसे क्यों विड्रॉ कर लिया, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है और उसमें खास पैनल हमारे मेहमान है आर चंद्रशेखर, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर डिजिटल फ्यूचर एंड और ये फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हमारे साथ पवन दुग्गल जी हैं जो कि साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ रमा बेदश्री भी हैं जो सीईओ है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पॉटलाइट में। सबसे पहले आर चंद्रशेखर साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है 4 साल तक, क्योंकि आप सरकार के साथ काफ़ी करीब से काम कर चुके हैं, सरकार के प्रोसेसेस को आप जानते हैं, 4 साल तक इस बिल को लटका कर रखने के बाद और उसके बाद विड्रॉ करना, ये कहाँ तक सही है, या इस पे पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन होना चाहिए था और उसके बाद, क्योंकि जेपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, डिस्कशन के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाता? जहां तक ये बिल का सवाल है, जेपीसी ने जो ड्राफ्ट सरकार के सामने रखा था उस पे चर्चा किया और उस पे कई सारे अमेंडमेंट्स, जैसे मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया, कई सारे अमेंडमेंट्स और उससे आगे थोड़े बहुत सजेशंस भी दिया था उन्होंने। पर आखिर सवाल ये है कि ये सारा बिल जो है, इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या हो सकता है। तो इसी को जब लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया तो ये सामने नजर आया कि ये बिल इतने सारे चर्चों के बाद, इतने सारे अमेंडमेंट्स के बाद बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन गया था, बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव भी बन गया था और अंत में इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ज्यादा नुकसान और फायदा कम लग रहा था। तो इसीलिए शायद मंत्री जी ने कहा कि शायद इसको दोबारा शुरू से करना पड़े, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे वो कंसेंट का प्रोविजन है, जो उस कंसेंट का प्रोविजन ये ऐसा है कि प्राइवेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंडिविजुअल्स पे और सर्विस प्रोवाइडर्स पे लागू हो रहा था और कंसेंट देने से इसका ये मतलब निकाला जा रहा था कि इंडिविजुअल ने सब कुछ कंसेंट कर लिया है। पर आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जैसे कंसेंट ऑनलाइन होता है, हम कितना सोच सकते हैं उसके बारे में और इसको कितना तक समझ सकते हैं और सारा उसका बोझ जो है इंडिविजुअल्स पे रखना, उससे प्राइवेसी का कितना फायदा हो सकता है, वो भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शन, जो डेटा कलेक्शन का और जो पर्पस का, उसका भी स्टार्टअप इकोसिस्टम पे बहुत असर होने का चांस है। और सीडीएफ ने एक सर्वे किया था जो स्टार्टअप्स के साथ, और 70% स्टार्टअप्स ने कहा कि ये पर्पस लिमिटेशन और हर बार ताजा कंसेंट लेना उनका पूरा प्लानिंग पे बुरा असर हो सकता है। तो ऐसे कई सारे चीजें थे और जो गवर्नमेंट का जो ब्लैंकेट प्रोविजंस थे, उसका भी कई लोगों को लगा कि ये शायद ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो एक्सेस होना ही चाहिए डेटा पर, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी। सर, आपने बहुत सही सवाल उठाए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक्स पे डिस्कस कर लें। तो पवन दुग्गल साहब, आपके पास भी आना चाहेंगे हम। ये ठीक बताया राजीव चंद्रशेखर ने कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, करीब जेपीसी ने 88 अमेंडमेंट इसमें करने को बोला था। ऐसे में जेपीसी एक लिमिटेड मेंबर्स के टीम है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस करके इस पे और ज्यादा अगर अमेंडमेंट की जरूरत थी या अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पे वो ज्यादा बेटर होता, इस बिल को विड्रॉ करके और नया बिल लाना वो ज्यादा उचित है? देखिए, संसद का बहुत कीमती समय होता है। अगर आप उस संसद का कीमती समय केवल बहस पर डालेंगे और अल्टीमेटली उसको विड्रॉ करेंगे तो राष्ट्र को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यही कारणवश होता है कि जब भी कोई बिल कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, संसद उसे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करती है, चाहे वो आईटी कमेटी हो, चाहे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। तो जब कमेटी अपना शोध करके, अपना विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट देती है, तो कहीं ना कहीं निचोड़ होता है उन तमाम सारे पर्सपेक्टिव्स का, ओपिनियंस का,
जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स रख रहे हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि सही अप्रोच यही थी कि आप जेपीसी के पास गए, जेपीसी की रिपोर्ट आई और जेपीसी की रिपोर्ट ने कहा कि साहब इतनी विशाल आपको संशोधन करने पड़ेंगे और आपको सडनली लगने लग गया कि अगर ये सारे संशोधनों को हमने कर दिया तो हम जिस स्वरूप को लेकर चले थे वो स्वरूप पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और इसलिए बेहतर ये होगा कि हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं, एक नए प्रकार के कानून की परिकल्पना करते हैं और उसको प्रस्तुत करके पुनः से संसद लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है ये अप्रोच सही थी, लेकिन इसमें 4 साल खराब हो गए, पूरे राष्ट्र के बहुत सारे एफर्ट खराब हुआ, टाइम खराब हुआ और कहीं ना कहीं हम हास्यास्पद यानी कि एक बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन पे आ गए ग्लोबली। हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलस राष्ट्र होने वाले हैं अगले साल, क्योंकि हमारी जनसंख्या चीन को भी ओवरटेक करने वाली है। इस परिस्थिति में जो काम भारतीय सरकार करती है उस पर सारी दुनिया की नजर होती है। अब ऑलरेडी हम लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प थे। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का था जो एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्टैंडर्ड बन के आया। हम लोगों ने ऑलरेडी कट एंड कॉपी पेस्ट बहुत सारी चीजें कर रखी थी अपने ड्राफ्ट बिल में, लेकिन क्योंकि हमने उस बिल को भारत की वर्तमान हकीकतों को, रियलिटीज को साथ मद्देनजर रख के उसको समन्वय स्थापित नहीं किया था, तो उस बिल में तो लगातार प्रॉब्लम थी ही। तो वो बिल तो पहले से ही एक अपंग बिल था जिस वक्त प्रस्तुत किया गया, क्योंकि देखिए उस बिल ने एक ऐसी चीज बोल दी जो भारतीय संविधान कभी उसकी परिकल्पना भी नहीं कर पाता है। बिल ने कहा कि साहब 2 प्रकार के इकोसिस्टम होंगे, एक वो इकोसिस्टम होगा जहां लोग इस कानून का पालन करेंगे और एक वो सरकार का इकोसिस्टम होगा जहां सरकार इस डेटा प्रोटेक्शन के कानून का पालन नहीं करेगी। अब ये विशेष प्रकार की विडंबना हम लोगों के सामने आ गई। तो बिल की तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डे वन थी, क्योंकि उसका जो इंट्रिंसिक ड्राफ्टिंग प्रोसेस था वो डिफेक्टिव था। और यही बात अगर आप देखें तो विभिन्न सारे डिसेंटिंग नोट्स में भी यही बात आती है जेपीसी में। तो मुझे लगता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हाँ समय लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि गलत चीज बनने से अच्छा तो बेहतर है कि थोड़ा समय लग जाए लेकिन अच्छा कानून बनकर आए, ताकि न केवल भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा संपूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके, बल्कि साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं को, डिजिटल नागरिकों के जो अधिकार हैं बिल्कुल उनका भी हनन ना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रमा वेदश्री जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि पवन दुग्गल साहब और आर चंद्रशेखर ने कहा, पर टेक्नोलॉजी जो है वो एक ग्रोइंग रीच है। सोशल मीडिया पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ग्रो किया है। ऐसे में आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट करे? फंडामेंटल राइट्स लोगों का है, उसे पहले हमें सेव करना होगा और कानून को ऐसा बनाया जाए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेव किया जा सके। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस, अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया है, तो जो भी प्राइवेसी लॉ और डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनेगा वो जैसे वो इन्फोर्स करेंगे, वो सब ये अधिकार मिले, सब सिटीजन, सब इंडियन रेसिडेंट्स को ये अधिकार मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो भी लेजिस्लेशन बनेगा, ऑपरेशनलाइजिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होगा, क्योंकि फर्स्ट एनफोर्सिंग इट एज अ फंडामेंटल राइट। एंड जो अभी तो डिले हो गया ऑलरेडी, चंद्रशेखर सर एंड ऑल्सो मिस्टर पवन दुग्गल टॉक्ड अबाउट इट, कि इतने 4-5 साल से मैं खुद और DSCI और हमारा सब इंडस्ट्री मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से काम किए हुए, इतने कंसल्टेशंस हुए हैं, अभी बिल विड्रॉ हुआ है। अभी जो भी बिल बनना है, आई थिंक speed is very important because we have to operationalize privacy as a fundamental right. And जो जैसे digitization हो रहा है and technology adoption हो रहा है हर सेक्टर में, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, जो भी सेक्टर हो, एंड पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जैसे डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज एडॉप्शन हो रहा है, ए लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑफ दैट इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन माय ओपिनियन वी हैव टू एक्सपीडाइट दिस बिल। एंड इतने कंसल्टेशंस हुए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी और मिनिस्ट्री ऑफ IT, हम सब इनपुट्स दिए हुए हैं। सो the bill has been withdrawn, and now that is a fact. So we cannot get into the reasons of withdrawal of the bill. अभी
very important that India has a comprehensive privacy law. Technology industry or IT industry, DSCI or NASSCOM or हमारा members का almost $220 billion industry है. And global geographies, everybody is looking at India not having a privacy bill. So I think ये speed up करना बहुत ही important है. Both for doing business with global geographies and adopting digital technologies in India and guaranteeing privacy as a fundamental right. In all these three matters, हमको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी लॉ की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी लॉ की ज़रूरत है और हम आशा करते हैं कि विंटर सेशन में सरकार नई कानून या नई बिल को लेकर आए और शायद विंटर सेशन में वो पास हो जाए, क्योंकि जेपीसी ऑलरेडी इस मामले पर डिस्कशन कर चुका है, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद पास हो जाए। आर चंद्रशेखर साहब, आपके पास आना चाहेंगे हम। आपने कहा कि एग्जेम्पशन जो है सरकार को मिलना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ यही इस बिल की कमी रही है और अपोजिशन और एनजीओ जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बिल का 2019 के बिल का यही होता रहा कि गवर्नमेंट को बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जो कि सही नहीं है। अगर कंपनियों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है तो गवर्नमेंट को क्यों एग्जेम्पशन इतना मिला? नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो गवर्नमेंट का जो पावर है इंटरसेप्शन के लिए और डेटा एक्सेस के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में भी है और शुरू से ये ऐसा कानून रहा है कि सरकार का नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको एक्सेस होना चाहिए। तो इसमें एक्सेस सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये है कि ड्यू प्रोसेस कोई है जिससे गवर्नमेंट का जो राइट है वो भी एक ड्यू प्रोसेस के मुताबिक, मतलब अनफेटर्ड राइट होने के बजाय एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए जैसे कि बाकी कानून में होता है। इस बिल में जो प्रोविजंस थे, लोगों को ये शक हुआ था कि सरकार को पूरी तरह से इससे एग्जेम्पशन दिया गया और सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे खास करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में के अलावा एक पूरा जो इंस्टीट्यूशंस है सरकार के, उनको एग्जेम्पशन पूरी तरह से दिया जाएगा। तो वो लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि जब प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट हुआ है तो उसको जब वो फंडामेंटल राइट पे कोई इंक्लूड होता है वो एक प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए बजाय कि एक ब्लैंकेट तरीके से। तो ये सिचुएशन है। और दूसरा, जैसे रमा जी ने कहा है कि बिजनेस के लिए भी जब दूसरे देशों से बिजनेस इंडिया आता है तो उनको ये कंफर्ट होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि डेटा में किसी के पास इसका एक्सेस नहीं होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई प्राइवेट एजेंसी हो। और उसके लिए भी ये प्रोविजन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, ताकि जेपीसी ने ये रिकॉग्नाइज करके उन्होंने कहा कि फॉरेन डेटा जो है वो उस पे ऐसा पावर्स नहीं होंगे, पर इसमें कुछ ग्रे एरियाज भी हो जाते हैं जिसकी वजह से शक पूरी तरह से शायद एड्रेस नहीं हो पाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पवन दुग्गल साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रियम्बल था 2019 के बिल का और 2021 में भी जो उसमें ये कहा गया था टू इंश्योर द इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो ये एक बहुत ही ओपन एंडेड ये है। से कौन डिसाइड करेगा ये? क्योंकि हर एग्जिस्टिंग सरकार पे ये आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का वो मिसयूज करते हैं। सेम चीज अगर ये इसी फॉर्म में ये बिल आ जाएगा तो इसको इस डेफिनेशन को इतना वाइड रखा गया है कि इससे मिसयूज होने का आरोप हमेशा लगता रहेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बननी चाहिए पॉइंट वाइज, या नहीं बिल में उतना एक्सपेंशन होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आज सरकार को, गवर्नमेंट को, राष्ट्र को कुछ विशेष पावर्स की आवश्यकता है आज की विभिन्न नई उभरती हुई चुनौतियों से डील करने की। लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप ब्लैंकेट उन्हें लाइसेंस दे देंगे कि वो किसी प्रकार से इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा संविधान है, संविधान भी कहता है कि कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो ये किसी की भी आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सरकार को पावर नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी कोई कानून सरकार को पावर दे
आवश्यकता यह है कि वो कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस हो और अप्रोप्रिएट सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म हो, जो आज नहीं है। अब होता क्या है कि वास्तविक तौर पर एक बार आपने पावर या डिस्क्रिप्शन सरकार या सरकारी एजेंसीज को दे दी तो लगभग उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है और सदुपयोग कम होता है। यही कारणवश ये जो बिल आया था उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने सरकार को एक वर्चुअल प्राइवेट ब्लैंकेट दे दिया था कि आपके पास ये पावर है कि आपको ये अप्लाई ही नहीं करेगा। देखिए, ये बात सब जानते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। आपको सरकार को कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको इंडिविजुअल नागरिकों को और जनता जनार्दन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इन पावर्स का दुरुपयोग नहीं होगा, और इन पावर्स का अगर एक्सरसाइज होगा तो केवल कुछ गिनी चुनी परिस्थितियों पर ही होगा, लिखित वेल रीसेंट ऑर्डर के बेसिस पर होगा और उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये बुनियादी सेलिएंट फीचर्स हैं जो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और शायद हर कानून में इसे प्रतिबिंबित कराना आवश्यक हो जाता है। और क्योंकि ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन सिद्धांतों पर नहीं चला था, उसने जैसे जैसे आगे कदम उठाया उसे लगा कि उसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े आ रहे हैं, अटकलें आ रही हैं, और तभी लिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। मुझे लगता है जैसे अब आने वाले समय में नया बिल आता है, सरकार कह रही है कि मैं बहुत विशाल बिल लेकर आ रही हूँ जिसमें न केवल पर्सनल डेटा कवर करूंगी, सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी कवर, नॉन पर्सनल डेटा भी कवर करूंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सरकार ये इंप्रेशन देगी कि साहब मैं कानून के ऊपर हूँ और ये कानून मुझ पर लागू नहीं होगा, तो न कहीं लोगों का जो विश्वास, ट्रस्ट एलिमेंट है भारतीय सरकार में, भारतीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, वो कहीं ना कहीं इरोड हो सकता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है और इस बिल को फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उभर कर आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो। और जब आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ आएगा तो वो हर प्रकार की नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डेटा के संदर्भ में भी पूरी तरीके से लागू होगा। तो लिहाजा आपको टेक्नोलॉजी न्यूट्रल लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी, ऐसी लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी जो समय के बहाव के साथ साथ अपने आप को तारसंगत रख सके और टॉपिकल और रेलेवेंट रह सके। इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो और महत्व अब देना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं कह सकते कि सर साहब हम ये कुछ पोर्शन GDPR से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कुछ कट पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट भारतवर्ष में नहीं चलेगा। आज भारतीय जो डेटा इकोनॉमी है उसकी बिल्कुल नई विशेष प्रकार से अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन बुनियादी जरूरतों को आप इफेक्टिवली जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक चाहे आप कितना ही बढ़िया कानूनी प्रावधान लेकर आ जाएं, उसे इफेक्टिवली अमल नहीं कर पाएंगे। और अमल करना ही एक बेसिक सिद्धांत, एक सक्सेसफुल फॉर्मूला होगा किसी भी कानून को इफेक्टिव और कारगर बनाने के लिए। तो बहुत सारा दायित्व सरकार के ऊपर है। इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से, किस नई भाषा के साथ, किस नए नुक्तों के साथ नए कानून को लेकर आती है। बिल्कुल, हमें वेट करना होगा कि नया बिल जो है वो किस फॉर्म में आता है। लेकिन रमा जी, हम आपसे एक व्यू पॉइंट इस पे लेना चाहेंगे कि 2019 का जो बिल था वो ये कह रहा था कि जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो वॉलंटरली अपना वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंट्स को, और उन्हें वॉलंटरी ही वेरीफाई करना होगा। लेकिन JPC की जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवेरीफाइड अकाउंट्स। क्या ये सही है, और इसको सोशल मीडिया जो है वो क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी? वो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में रूल्स आया है एंड देयर आर डिस्कशंस अराउंड दैट. वो इट इज नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड and whether it is voluntary or whether it is mandatory. The number of users and crores of users that are coming online on social media platforms. And I also want to add this point to what Mr. Duggal and Mr. Chandrasekhar talked about exemptions to government. It is very important. That's also another important point, because when we look at enforcing a comprehensive privacy thing, in normal circumstances, as a default, every agency, central government ho, state government ho, private business ho, small and medium business, it's important they conform to the law. And some limited, well-defined exemption should be given, which could be kuch national security ho, natural disaster ke time pe. Some exemptions can be given, and legislative nahi to judicial oversight hona chahiye. And these intermediary guidelines is something where
some of the privacy legislation and those rules and codes of practice will automatically apply. जो भी social media companies हो, global technology companies हो, how do you, any online user, what is the validation? I think that is a process that needs to be implemented, but it needs consultations and consensus with the industry members. इतना easy नहीं है जो बिल्कुल इतना इजी नहीं, आपने सही कहा। चंद्रशेखर साहब, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि ये आरोप लग रहा था सरकार पे कि जो सरकार ने बिल को विड्रॉ किया, क्योंकि जो भी गूगल और मेटा जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो चाहते ही नहीं थे कि ये बिल आए, तो एक तरह से उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है और उनके प्रेशर में ही आके सरकार ने ये बिल को विड्रॉ किया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि उनके प्रेशर की वजह से भारत सरकार ने विड्रॉ किया है। ये मैं नहीं मानता हूँ, चाहे वो उनका कोई भी व्यू हो। पर सवाल आखिर ये था कि इस बिल से ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा, और पूरी तरह से कंसिडर करने के बाद सरकार ने विड्रॉ किया। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के लिए और इंटरनेट और डिजिटल डोमेन के लिए एक प्राइवेसी लॉ और एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ की जरूरत है। उसके बगैर ट्रस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड नहीं आएगा, और जो डिजिटल जिस रफ्तार पे देश में आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट तो आना ही होगा अगर ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिजिकल में शायद नहीं है, जैसे एनोनिमिटी। इंटरनेट में आप किसी से एक ईमेल आपको शायद जब आता है तो आपको ये नहीं पता है कि वो जो ईमेल का जो नाम लिखा है वो एक्चुअली वो व्यक्ति है या नहीं है। और जब आप ईमेल का इस्तेमाल या रजिस्ट्रेशन साइन अप करते हैं ईमेल सर्विस के लिए, आप सिर्फ आपका यूजर आईडी करवाते हैं और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। ये उनका सिस्टम है, दैट इज द सिस्टम, दैट इज व्हाट मेक्स इंटरनेट सो कन्वीनियंट एंड सो इजी टू यूज। तो इसमें इसको ध्यान में रखते हुए, इस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लगाया जा सकता है वो सोचना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है उसका प्रिंसिपल्स डिजिटल वर्ल्ड में लाना, या उल्टा डिजिटल वर्ल्ड में जो प्रिंसिपल्स है वो पूरी तरह फिजिकल वर्ल्ड में लाना, उसमें कोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो डिजिटल वर्ल्ड में है उसको फिजिकल वर्ल्ड से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो हमें देखना होगा कि जो नया बिल आता है वो कितना प्रोग्रेसिव रखना होगा हमें। आज के डिस्कशन के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर हम स्पॉटलाइट में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।